नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खूनी युद्ध चल रहे हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आज से हमने अपने कार्यक्रम में एक छोटी सी तब्दीली की है, या यूं कहें तो एक वैल्यू एडिशन किया है। और वो वैल्यू एडिशन है वॉर ऑफ वर्ड्स विद प्रोफेसर झा। जी हाँ, सही सुना आपने। नाउ एवरी फोर्थ सैटरडे, महीने के हर चौथे शनिवार को, वी विल हैव अ पैनल डिस्कशन अंडर वॉर ऑफ वर्ड्स विद प्रोफेसर झा ऑन एनी बर्निंग इश्यू, जिसमें समाज के 5 विशेषज्ञ, या जिसे गांव की भाषा में पंच कहते हैं, उन्हें बुलाकर हम उनकी राय लेंगे कथित मुद्दों पर, ताकि समाधान का मार्ग आसानी से प्रशस्त हो सके। नमस्कार दोस्तों, आज के पैनल डिस्कशन या महापंचायत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस महापंचायत में जो बर्निंग इश्यू या ज्वलंत मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं, वो है POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर का। इससे पहले कि हम आज का डिस्कशन शुरू करें, let me set the tone of this discussion.
whose crux is understanding POK with reference to its conflicts and resolutions. सबसे पहले हम कुछ बुनियादी बातें समझ लें कि POK is the region that borders India, China and Pakistan. As you can see in this image, POK was a part of the princely state of Jammu and Kashmir. However, after the first Indo-Pak War, Pakistan took control of the region and China was able to capture parts of Kashmir. That is the Aksai Chin. As we all know, the issue of POK has impacted the diplomatic relations between India and Pakistan over the decades. And more precisely, the status of POK has been impacting the broader relationship between India and Pakistan. And we have left no stones unturned to de-escalate tensions in the region called POK. यहाँ POK को लेकर बीते दिन मुझे कई लोगों ने पूछा कि is it really worth waging a war for POK? उनका ये कहना था कि किस लिए? POK के पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है. उनका ये मानना था कि POK पे अधिक संसाधन खर्च करने के बजाय उसी संसाधनों के साथ हम और भी अधिक समृद्ध हो सकते हैं. उनका यह भी मानना है कि सिंगापुर की तरह एक बड़ा देश होने के बजाय एक समृद्ध देश होना बेहतर है. वैसे मैं ऐसे विचारों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं क्योंकि इंडियाज पोजीशन ऑन POK is crystal clear. The only pending issue is the return of POK or Pakistan occupied Kashmir to India. हाल के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने 2 स्ट्रॉन्ग मैसेजेस पाकिस्तान को दे दिया है. फर्स्ट, all the terror infrastructure will be destroyed. Second, जो हमें छेड़ेगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे. अब बात आती है कि क्या भारत POK को अपने नियंत्रण में ले सकता है और यदि हां तो कैसे? जैसा हम सभी को पता है कि भारत ने 1947 से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर POK को अपना हिस्सा बना रखा है. पाकिस्तान के अनुसार भूमि का एक हिस्सा जिसे अक्सर POK कहा जाता है वो पाकिस्तान प्रशासन के अधीन है और उनके नक्शे पर भी इसी तरह दर्शाया गया है. भारत हमेशा शांति बनाए रखना चाहता है और उसने विजय के उद्देश्य से युद्ध नहीं लड़े हैं. उसने केवल अपने बचाव के लिए युद्ध किया है और पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं. POK का इतिहास, इसकी वर्तमान स्थिति और इसके भारत में संभावित एकीकरण की राह को समझना आज बेहद जरूरी है और उन तमाम बातों पर आज हमारी चर्चा होगी जिसके लिए हमारे साथ 4 विशेषज्ञ हैं. और इससे पहले कि हम डिस्कशन की ओर बढ़ें, मैं आपको लाइफ एक्सप्रेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिए चलूंगा जहां हमारे साथ समाज के 4 विशेषज्ञ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं. एंड प्लेजर इज सोनली माइन इन वेलकमिंग ईच ऑफ देम. साथ ही मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं. वैसे तो हमारे आज के विशेष अतिथि किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन औपचारिकता का निर्वहन करते हुए मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के पैनल डिस्कशन में हमारे साथ जो विशेष अतिथि ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं, उनमें सबसे पहले हैं जनरल PK शर्मा,
an illustrious Indian Army with 35 years of service, followed by 8 years of experience in academia in the capacity of Dean Faculty of Law at Amity University, Haryana. Even in academia, I can say General Sharma made a mark by taking Amity Law School to 23rd rank in NIRF rankings, holding several dignified positions in Army and felicitated with several awards and accolades. General P.K. Sharma superannuated as Judge Advocate General. And pleasure is solely mine in welcoming one and only General P.K. Sharma. Namaskar, sir. We feel truly honored to have you with us in this panel discussion of Life Express today. Namaskar. Thank you, Dr. Jha. It's indeed my pleasure to be part of the panel. Thank you. Thank you, sir. Then we have Shri Nagendra Singh Parmar, a passionate social worker and activist with over 20 years of experience dedicated to promoting social justice and advocating for women's rights. Throughout his career, he has held several dignified positions in both public and private sectors. Many a time you can see him in different TV shows discussing social issues aimed at creating a more equitable society. नमस्कार सर, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। जी जहां साहब, सादर नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। और मेरी खुशकिस्मती है कि ये डिस्कशन बहुत अच्छा होने जा रहा है और मैं इसका एक पार्ट हूं, इसके लिए मैं अपना सौभाग्य समझता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट वी हैव विद अस डॉक्टर अजय शर्मा, अ रिनाउंड हिस्टोरियन. Namaskar Ajay ji, and my sincere thanks to you for joining this panel discussion of Life Express. Namaskar sir, I am very much obliged to be part of this great discussion. और ये बहुत अच्छा discussion होने वाला है. And last but not the least, we have with us Dr. Amit from Sushant University, Gurugram. Dr. Amit is a well-known academician and more importantly, a historian, having good knowledge of various disciplines of Indian and international history. In addition, Dr. Amit also specializes in law and management. Welcome to Life Express, sir. नमस्कार झा साहब, और मेरा सौभाग्य है कि आपके माध्यम से मैं आपके प्रबुद्ध दर्शकों से जुड़ूंगा और उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से वो लाभान्वित होते हैं ऐसे बौद्धिक विमर्श पे। धन्यवाद। Thank you, sir. So, by the way, the reason of having 5 guests, including me, is हमारे यहाँ गांव में या समाज में कहूँ, एक प्रथा होती है जिसे पंचायत कहते हैं, जिसमें समाज के 5 विशेष लोगों को बुलाया जाता है किसी विवाद को सुलझाने के लिए, और जो भी पंच या पंचायत का फैसला होता है, निर्णय होता है, वो सबको मान्य होता है सहर्ष। और इसीलिए पंच को पंच परमेश्वर कह के परमेश्वर की संज्ञा दी गई है। तो हमारे आज की पंचायत जो होने जा रही है वो है पीओके को लेकर। So having said that, I would like to open this panel discussion with Major General P.K. Sharma, sir. Sir, not only I, rather all our viewers will have a very innocent or a straight and simple question. And the question is, why did India, despite being stronger than Pakistan in all departments, allow Pakistan to occupy POK? पाकिस्तान के खिलाफ 3 युद्ध जीतने के बाद भी क्यों भारत पाक अधिकृत कश्मीर को वापस नहीं ले पाया? क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी, ओवर टू यू। थैंक यू झा साहब। There is no doubt that the not only as a country but also as the armed forces, India is far superior than Pakistan. जो इंडियन आर्मी है, अगर उसकी स्ट्रेंथ ली जाए तो करीब 12 लाख है, पाकिस्तान की शायद 6 लाख है। Our Air Force, our Navy, they have shown their mettle in the 71 war, the 65 and Air Force during Kargil operations. Much better. But
you asked a question, why have we allowed POK to be taken over by Pakistan and why we are not taking it back? Why we are, despite that, not taking it back? Sir, we have renowned historians here. They would know better than me. When the partition took place, the three states that did not initially join with India were J&K, Junagadh, and Hyderabad. So Hyderabad, we couldn't have left Hyderabad considering its geographical status. So Hyderabad was taken over. Pakistan did not accept Junagadh, so Junagadh came with us. Now it was J&K. The then Maharaja Hari Singh thought that he's got an army, and probably he did not anticipate what was coming from Pakistan at that point of time. He did not sign the treaty initially to join India. And Nehruji was a statesman. Nehruji waited for him to sign the treaty. It is that delay which allowed the Pakistanis to enter it. They made whatever name you may give them. It was Pakistan Army which entered it. And then at that point of time, even our army was not very strong. We didn't have a very strong air force. But we kept pushing back the Pakistanis. And we have to understand one thing, that in a mountain warfare, you need 3 times the force than the intruders. So if there are if one person has entered inside, you will need three people to push them. So our foot soldiers were very strong, and we managed to push them back, continue pushing them back till the UN intervened and a ceasefire was called. So that became at that point of time became a ceasefire line. And the Convention 47 of the UN, which laid down 3 conditions: that the Pak army will go back to their places, the Indian army will be minimal to ensure law and order, and that under the UN patronage, or whatever you may call it, UNICP, they will hold fair and free elections. The Pakistan did not agree to it. India was very annoyed that India, being a far superior country, and Pakistan being aggressor, we were both of us were being kept at the same platform. So India also, at that point of time, did not accept it, and this convention failed. So that ceasefire line more or less continued. Now then came the 65 war. We won. We took over. And then in the Tashkent agreement, for whatever reasons, now that army cannot be blamed for it. For whatever reasons, that portion had to be returned back to Pakistan. Right. So it is not that India doesn't want, but then at what cost? Today, both India and Pakistan are nuclear states. We know that. Our policy is no first use of nuclear weapons. Pakistan has no such policy. It's a rogue state. So trying to hold a war to overtake POK, take back POK, will amount to a complete war. And it has its repercussions, right? So you also said, and I also hold the same view, that yes, we must, it is our part, we must take it back. But we always talk about POK, we never talk about Aksai Chin. That is also part of J&K. So I think my view is, the way things are going, Haji Pir Pass is very important for us, which is part of POK. We definitely want it. We know that China has also got interest now with its CPAC there. So things nationally and internationally are not as easy as we perceive. The emotions get high whenever an incident takes place. The leaders start bragging that tomorrow only they will get back POK. But there are a lot of
implications and a lot of things involved. That is why POK. But you see the situation, what is going on. I think my personal view is time is not very far when there will be disintegration in Pakistan. Very nice, very nice. Well, so that was General P.K. Sharma, who very well said that we have to think of, taking POK very sensibly. We should not go for, higher sentiments. Very nice. So my next question goes to Sri Nagendra Singh Parmar, a passionate social activist. Sir, my question for you is ऑपरेशन लाइक सिंदूर, ये जो भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं. ऐसे में डू यू थिंक इंडियाज टेक ऑन रिजॉल्विंग issues with Pakistan had changed under current government by initiating operations like Sindoor? दोनों देशों के ओवरऑल वेलबींग के लिए आप इसे कितना अर्थपूर्ण मानते हैं? यदि आप इसे अर्थपूर्ण मानते हैं तो कैसे, और यदि आप इसे अर्थपूर्ण नहीं मानते हैं तो क्यों? ओवर टू यू सर. जी जहां साहब, देखिए, भारत ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ अपनी प्रभावी और आवश्यक कार्रवाई से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी है. और प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए, क्योंकि आप भी पहले बताते रहे हैं, मेरे पीछे पहले पैनलिस्ट ने बताया है, भारत वो देश है जो हम शांति की और सद्भावना की हमेशा बात करते रहे हैं. हम कभी युद्ध के समर्थक नहीं रहे. युद्ध को हम हमेशा अंतिम विकल्प के रूप में चुनते हैं. और आप ये देखिए, हमारे महाकाव्य में भी और महाभारत में भी क्या बात थी, कौरव और पांडवों के बीच युद्ध के बीच बाद में भी जब श्री कृष्ण संदेश लेके गए तो उन्होंने अंत में सिर्फ 5 गांव के लिए कहा, और जब 5 गांव की देने के लिए कौरव तैयार नहीं हुए तो उसके बाद वो महाभारत के रूप में बदला. भारत पिछले 40 वर्षों से आतंकवाद से जूझ रहा है, उसे झेल रहा है. आप देखिए, एक ही समय में दोनों देश आजाद हुए, दोनों की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत एक जैसी रही है. उसके बावजूद भी आप देखिए कि जब अब आज की तारीख में हम प्रति व्यक्ति आय में करीब करीब दुगना है पाकिस्तान से. आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, तकनीकी तौर पे हम इतना आगे बढ़े. क्यों? क्योंकि हमारे लक्ष्य अलग थे. पाकिस्तान वो देश है कि जहां शासन है, जहां का लोकतंत्र भी है, वो संगीनों के साए पे चलता है. वहां चुनाव कब होंगे, क्या कौन सरकार बनेगी, ये तय करने का अधिकार भी सेना के जर्नलों को दे रखा है. तो ऐसे में देखिए, अगर आप पड़ोस में अगर हम कहीं रहते हैं और हमारी आर्थिक समृद्धि, हमारी संपन्नता और हमारी शांति इस पर निर्भर करती है कि हमारा पड़ोसी कैसा है. एक कॉलोनी, सेक्टर या सोसाइटी में हम रहते हैं तो हम बदल सकते हैं जगह, लेकिन आप अगर एक देश के रूप में रहते हैं तो आप पड़ोसी मुल्क के साथ अपने देश को, तो पूरा देश तो नहीं बदला जा सकता ना. ऑपरेशन सिंदूर इसी की प्रतिक्रिया थी कि उन्हें फिर बताया गया एक बार, जैसे पूर्व में भी हम बताते रहे हैं, कि आप जो आतंकवाद की नर्सरी बना बैठा है जो देश, और आतंकवादियों के जननी देश रहा है, जहाँ इस्लाम की कट्टरता है, उससे चलने वाला वो देश बनता जा रहा है, कि आप संभलिए, आप जानिए कि उन्हें एक मौका दिया गया. इस जरिए सरकार ने मौका दिया है आपको कि सर आप सोचिए, समझिए, हमने अपनी सैन्य ताकत का भी प्रदर्शन किया है, हमने अपनी लक्ष्य भेदने की क्षमता को भी दिखाया है, और ये जताया कि आप सोचिए और समझिए. पाकिस्तान के पाले में अब ये गेंद है, क्योंकि इसको अभी इसके बहुआयामी क्या प्रभाव होंगे, इनको लेके मैं भी एक आशंकित हूँ, एक आम नागरिक होने के नाते, एक सोशल वर्कर होने के नाते, एक सामाजिक चिंतक होने के नाते. क्योंकि पाकिस्तान के मामले में, माफ कीजिएगा कि मैं ऐसी भाषा यूज कर रहा हूँ, कि वो कुत्ते की दूम वाली एक बात होती है कि जो सीधी होने को तैयार नहीं है. तो वो वहां के सैन्य शासक, वहां के राजनीतिज्ञ है, वो कितना इस बात को समझने के तैयार है कि जिस देश में आर्थिक रूप से हालात खराब है, रोजी रोटी की जहाँ समस्याएं हैं, जो दूसरों की, दुनिया की आर्थिक मदद है उस पे वो निर्भर कर रहे हैं, जिनके पास जो लड़ने की हुंकार भरता है जो देश, और जिसके पास हथियार भी उधारी के हथियार हैं, जिसके पास सैन्य हथियार भी दूसरे उधारी के हथियार है. ऐसे में अगर वो देश नहीं समझता है तो उसके लिए तो भारत ने कहा है कि अब अगर अगला आतंकवादी हमला होगा तो हम उसे एक्ट ऑफ वार के रूप में देखेंगे. अब ये पाकिस्तान को समझना है कि वो 80 साल उसे आजाद हुए हो गए, लगभग 80 साल में आज उस देश के आर्थिक हालात कितने खराब हैं,
वहाँ के लोगों में अलग अलग क्षेत्रीय जो विवाद हैं वो कितने हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा को देखिए, आप सिंध में देखिए, आप पीओके में देखिए, आप बलूचिस्तान में देखिए कि किस तरह के विषम हालात पैदा हो रखे हैं लोगों के लिए। और मुझे तो ये भी लगता है कि आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान अपनी अंदरूनी समस्याओं से, संघर्ष से ही जूझ के कहीं खंड खंड ना हो जाए, कर जाए। भारत ने अपनी तरफ से, क्योंकि भारत हमेशा विशाल और समृद्ध देश रहा है, दिल से भी दिमाग से भी, तो हमने उन्हें एक मैसेज दिया है, अपनी ताकत हमने जता दी है और हमने अपने इरादे भी पूरी बाखूबी जता दिए कि हमारे इरादे क्या हैं। अब ये गेंद पाकिस्तान के पाले में कि अगर वहां के हुक्मरान समझते हैं तो हम उनके साथ शांति से जीने को तैयार है, वरना जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी है, हमारा व्यापार हमने रोक दिया है, हमने अपनी अब कूटनीतिक चालें भी चली जा रही है, कूटनीतिक रूप से भी हम उन्हें जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा सैन्य ताकतें का विकल्प अंतिम हमारे पास बचता है, समझना उनको है। सिंदूर मैं मानता हूं कि इस आने वाले 10 सालों तक के लिए पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, सोचने समझने के लिए, बशर्ते वो समझने के लिए तैयार हो। बहुत अच्छा। एंड बहुत सही आपने कहा कि युद्ध को हम अंतिम विकल्प के रूप में मतलब चुनते हैं क्योंकि हमारे लक्ष्य अलग हैं। बहुत अच्छा सर, वेरी थॉटफुल ऑफ यू। So next, I would like to invite Dr. Ajay Sharma to reflect on what are the historical and political factors that led to the current status of Pakistan occupied Kashmir, and what are the key arguments from both India and Pakistan regarding its sovereignty. Yes, over to you, Dr. Ajay. अगर हम ऐतिहासिक तौर पर हम अगर बात करें, बाय द वे, अगर सॉरी टू हम इंटरप्ट यू डॉक्टर अजय, मैं यहाँ एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि हमारे जो भी विशिष्ट अतिथि हैं आज जुड़े हुए, अगर किसी बिंदु पे उनको ये लगे कि वे कुछ एड ऑन रिमार्क्स दे सकते हैं तो हम उनके वक्तव्य का स्वागत करेंगे। जी, या ओवर टू यू जी, डॉक्टर अजय। ऐतिहासिक तौर पर हम अगर देखें तो जब हम कश्मीर की हम जब बात करते हैं तो ये प्राचीन काल से ही ये भारतवर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो स्थान रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिम का जो नैरेटिव चलता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहा। तो अगर हम ज्यादा पीछे ना जाएं तो हम बात करें कि जब ब्रिटिश शासन ने महाराजा रंजीत सिंह को 1846 में जब उन्होंने क्या नाम हराया, तो डोगरा राजा गुलाब सिंह ने उनसे 5 लाख रुपया देके इस पूरे के पूरे क्षेत्र को उन्होंने खरीद लिया। और ये जो कश्मीर, हमारा कश्मीर और जिसको हम आजकल पीओके कहते हैं, ये लगभग एक बहुत बड़े, जिसको हम कहते हैं कि लगभग 66,000 स्क्वायर वर्ग जो मीटर का जो ये पूरा क्षेत्र था वो भारत का ही भूभाग था। और इसमें हमारे हिंदुओं के जो मुख्य तीर्थ, अब जैसे माटन तो खैर हमारे पास है, लेकिन शारदा पीठ, मंगला देवी, ये 2 प्रमुख हमारे शक्ति पीठ भी उस स्थान पर थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो जो महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने एक स्टैंड स्टिल सर एग्रीमेंट कर लिया और ये कहा कि मैं अभी, मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो इधर हमारे पंडित नेहरू जी ने उसको कश्मीर के साथ, बल्कि महाराजा जी के साथ जो है उन्होंने स्टैंड स्टिल वो समझौता नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने किया। और फिर जैसा कि इतिहास हमें बताता है कि उन्होंने रेडर्स को जो है एंटर करके और एक हमारा काफी बड़ा क्षेत्र वो छीन लिया। और अगर हम बात करें तो अगर हम उसके भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो उसके 3-4 प्रमुख हिस्से हैं। पहला है मुजफ्फराबाद, जो कि बिल्कुल पीओके में आता है और वो उसकी राजधानी है। और दूसरा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है स्कर्दू जो है, जिसमें अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी एयरफोर्स ने उनके बेस को जो है जाके वो किया था अटैक। और तीसरा जो उनका क्षेत्र है वो गिलगित बाल्टिस्तान भी उसको वो कहते हैं। और उसके बाद जो चौथा क्षेत्र है, एक है अस्काई चीन, जो कि 1962 में चीन ने जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। और सन 63 में एक और क्षेत्र है पीओके का, जिसको कि सक्शाम वैली कहा जाता है।
और वो चाइना और पाकिस्तान ने एक संधि करके कि उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हम इस क्षेत्र में आधारभूत विकास करेंगे। और ये जो पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है, जो कि लगभग हमारे पूरे जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा है, ये प्राकृतिक संसाधनों से भी पूर्ण है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर ये पीओके का क्षेत्र हमको अगर मिल जाए तो हम कश्मीर को क्या नाम इंटीग्रेट कर लेंगे। और जो आतंकवाद की समस्या है कि जैसे जनरल साहब ने बोला कि हाजी पीर पास एक एक बहुत जब एक बहुत ही एक नैरो सा स्थान है, लेकिन वो सीधा जो है वो पाकिस्तान के साथ वो पीओके को जोड़ता है। अगर वो हमें मिल जाए तो हम नीति बनाकर आतंकवाद की समस्या को हम समाप्त कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि सीपीजीसी जो कि चाइना ने शुरू किया, जो 2011 में शुरू किया, उसका जो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो चाइना का भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इस क्षेत्र में है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हम सभी भारतीय ये चाहते हैं कि पीओके का जो है जो एनेक्सेशन है वो पूरे भारत में हो जाए। लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और अगर हम प्रयास करते हैं तो हमें एक ऑल आउट वार में पाकिस्तान के साथ जाना पड़ेगा, और उसमें अनडाउटली चीन का भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल होगा। तो मैं समझता हूं कि जो सिंदूर ऑपरेशन जो अभी रोका गया है, हालांकि ये समाप्त नहीं हुआ है, तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने उसको रोका है। लेकिन भविष्य में हम कोई और नीति बनाकर इस पीओके को हम अपने कश्मीर में इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अजय जी यहाँ हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान का जो मतलब एक जो तर्क है, मतलब इस पीओके को लेकर के वो जो अपनी संप्रभुता इस पे कायम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो उसका क्या तर्क है जिसको कि हम वैलिड हम माने? देखिए, पाकिस्तान का ये कहना है कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो वो धर्म के आधार पर जो है हुआ था। और उसका ये कहना है कि क्योंकि कश्मीर जो मुस्लिम बहुसंख्यक एक प्रदेश है, तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल जो जो कश्मीर है वो उसका हिस्सा जो है होना चाहिए। लेकिन अगर हम तथ्यात्मक रूप से देखें तो पाकिस्तान का ये जो तर्क है ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि पार्टीशन जो हुआ था वो पूरी तरह से ब्रिटिश इंडिया का हुआ था। क्योंकि प्रिंसली स्टेट को ये कहा गया था कि वो अपनी इच्छा से अगर चाहें वो पाकिस्तान या भारत में शामिल हो सकते हैं। और वो जब स्टैंड स्टिल उसने जब एग्रीमेंट किया महाराजा के साथ, और जब उसने वो इन्वेट किया, वहीं पर उसकी पाकिस्तान की प्रासंगिकता जो है वो पूरी तरह से समाप्त जो है हो जाती है। लेकिन आप जैसे कहते हैं कि वो इमोशनल जो एक वो प्लैंक खेलता है अपने लोगों के साथ, वो कहता है कि अगर हम मुसलमान हैं, इस्लाम के नाम पर बने हैं, तो मुस्लिम बहुसंख्यक प्रदेश भी हमारा हिस्सा होना चाहिए। लेकिन ये उसका तर्क 1949 की जो हमने संधि की, एग्रीमेंट जो किया, और जो हमारा एलओसी जो बना, उसके बाद उसका तर्क कहीं नहीं ठहरता है। क्योंकि भारत अपना जो क्लेम है वो किसी भी तरह से कश्मीर पर नहीं छोड़ सकता है। बहुत अच्छा इस व्यापक ऐतिहासिक जानकारी के लिए। Well, so next I would like to invite Dr. Amit Singh to reflect on what potential economic and developmental opportunities could be unlocked in the POK region under different political scenarios, and how can these opportunities be realized in a sustainable and inclusive manner for the local communities or for the well-being of the local communities. Ji sir. Thank you, sir, for letting me express my opinion about this topic. First of all, we should understand that the policy of two-nation theory has been failed. It has been failed earlier also, because it was constructed on the basis of very parochial approach or very narrow approach of religion. But in India, we don't see or observe that the religion could be a basis of nationality or nationalism. हमारी विचारधारा
धर्म से भी आगे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जाती है, जो कि शायद ये जो लघु परिकल्पनाएं हैं भाषा की, धर्म की और पंथ की, इससे ऊपर है। तो एक तो ये फंडामेंटली भारत के अपना एक जो प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र है वो ही भारत को संपूर्णता देता है। तो एक तो ये जो आर्टिफिशियल सर्जरी की गई और जिसकी वजह से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, और आज पीओके का मसला भी कहीं ना कहीं, जैसा डॉक्टर शर्मा जी ने कहा, कि कहीं ना कहीं धर्म के चश्मे से पहनकर उसको देख रहे हैं, उनका वर्ल्ड व्यू वही है। तो ये तो अपने आप में पूरी तरह से निराधार है। भारतीय संस्कृति वर्ग संघर्ष न देखकर वर्ग सहयोग को देखती है। वो प्रकृति में संघर्ष नहीं देखती है, प्रकृति में सहयोग देखती है। बीज और तने में कैसा संघर्ष है, तने और उसके उत्पाद में कैसा संघर्ष है। तो ये जो आर्टिफिशियली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसको हमसे जो जबरदस्ती पाकिस्तान के प्रयास से इसका विलगाव और अलगाव और इसका सेपरेशन किया गया है, ये एक तो आर्टिफिशियल है। और दूसरा, वहां पर मानवाधिकार, वहां पर जो उनको फुल कैपेसिटेट वो कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं का जो वो दोहन कर सकते हैं, उसको अभी वो अवरोध कर रहे हैं। भारत के साथ आने में कुछ चीजें अपने आप इवॉल्व होती हैं, उनका एक प्राकृतिक उद्गम है। बीइंग अ largest democracy in the world, being a secular democracy in the world and country in the world, और एक उदार समाज होने के नाते, एक उदार राष्ट्र होने के नाते, भले ही बहुसंख्यक यहाँ पर जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, पर उनके बारे में सामान्यतः यह प्रचलन में है कि वो एक उदारवादी संप्रदाय है, उदारवादी पंथ है, उदारवादी उसकी विश्व दृष्टि। तो अगर पाक अधिकृत कश्मीर भारत के साथ आता है, जो कि समय के साथ होना भी है, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास बता रहा है कि उनकी टू नेशन थ्योरी फेल हो रही है, उनके धर्म पर आधारित जो राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना है वो भी फेल हो रही है, वो भी विफल हो रही है। तो भारत जैसे उदारवादी समाज, लोकतांत्रिक समाज से जुड़ने के साथ ही और एक विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था जो कि अपने इतिहास को लेकर आगे बढ़ रही है, और ऐसा कभी देशों में हुआ, प्रोबेबली केवल चाइना और इंडिया ऐसे हैं जो कि अपनी कुछ, और शायद भारत ही शायद जो अपनी प्राचीन संस्कृति को बनाए रखे हुए आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है, और आज एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था माना जा रहा है। तो यहाँ पर शामिल होने के बाद जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसके लोगों को एक तो भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, और भारत की जो नीति है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, उससे जुड़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि भारत पाकिस्तान की तरह एक रोग स्टेट नहीं है। भारत की कुछ निश्चित लक्ष्य हैं, उसकी विकास करने की कुछ योजनाएं 2046 में हम लोग अपेक्षा करते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। हमारी वर्तमान सरकार जो है वो पूरी तरह से अपने सारे प्रयासों को उधर ही दिशा में समाहित किए जा रही है। तो ये एक बात होती है जो कि उसको हमसे जोड़ेगी। इकोनॉमिक, साइंटिफिक और ओवरऑल डेवलपमेंट इस रीजन में उनके भारत के साथ आने से ही संभव होगा, पाकिस्तान के अधिकार में रहकर ये संभव नहीं। इसके साथ ही साथ अगर हम ये सोचें कि जो पीओके है या गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये एक नॉन प्रोडक्टिव एरिया है, ऐसा गलत है। वहां पर बहुत ज्यादा वाटर रिसोर्सेज हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अपार संभावना है, बहुत इनॉर्मस पोटेंशियल वहां पर है। वहां पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत हैं, और अब तो इस तरीके की संकल्पनाएं आ रही है कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में आप स्पेस प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छा जो है इनिशिएट कर सकते हैं। रेयर अर्थ मटेरियल्स एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में जो, और इन सब जो यूज होते हैं, जैसे यूट्रियम है, स्कैंडियम है, इसकी वहां पर अवेलेबिलिटी है। तो some background noise is coming from somebody. डॉक्टर अजय, आप म्यूट कर लीजिए डॉक्टर अजय। डॉक्टर अजय, डॉक्टर नागेंद्र, आई थिंक वहां दोनों में से कहीं से। Yeah. Anyway, I will edit it. Yeah, जी, please. जी जी जी
यही गतिरोध पाकिस्तान डाल रहा है। यही इसी तरीके के जो हमारे जो हमारी निरंतरता है, जो निरंतर है हमारी संस्कृति के प्रभाव में, ऐसा होता भी है। इसको भी हमें नेचुरली मानना चाहिए। बहरहाल मेरे कहने का जो आशय है वो यही है कि हमारे पास कुछ 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स एजेंडा हो सकता है। हम वहां पर टूरिज्म पोटेंशियल को सरफेस पर ला सकते हैं, हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट कर सकते हैं, उनको प्रोपेल कर सकते हैं। आउटर स्पेस पोटेंशियल है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इनॉर्मस हैं। और साथ ही साथ भारत के लोकतांत्रिक समाज में वहां पर, जैसे आपके प्रश्न का जो दूसरा भाग है कि किस तरह से उनको समेकित करा जाए, उनको इंक्लूसिविटी के लेवल पर जोड़ा जाए, तो वो तभी हो पाएगा जब वो डेमोक्रेटिक हिस्सा बने, डेमोक्रेटिक प्रणाली का हिस्सा बनेंगे और जो है एक 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 प्रगतिशील विचारधारा से जुड़ेंगे। तो ये सारी चीजें, उनकी एग्रीकल्चरल कैपेसिटीज, उनके ऑर्चर्ड्स, उनके फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मेडिसिनल जो उनके यहाँ रिसोर्सेज हैं, तो वो सब तभी हो पाएगा जब मैक्रो लेवल पर भारतीय नीति का वो एक पार्ट बनेंगे, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जी सर। करेक्ट, करेक्ट, बहुत अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सर हमें खलती है आज कि आपने उदारवादी विचारधारा की बात की, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि हमारी उदारवादिता ने भारत को या हमें काफी भारी नुकसान पहुंचाया है? जी जी सर। सर देखिए, मेरा ये मानना है इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते कि भारत पर बहुत हमले हुए, लेकिन हम अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता की वजह से जीवित हैं। हमारे यहाँ हमने धर्म युद्ध लड़ा, आज हम जो है टिट फॉर टैट वाली भूमिका में हैं। हम उदारवादी अपने हृदय से हैं, पर नीतिगत तौर पर तो जो सामरिक नीतियां होती हैं और जो ऑपरेशनल चीजें होती हैं, उसमें तो उदारवादी हमारी सेना ने अभी ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया ही है कि हम आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपके आतंकी ठिकानों को कर सकते हैं, और ये आपके लिए चेतावनी है और अब एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा। तो ये जो उदारवाद है, ये उदारवाद हमारी नीति है, पर हम इस नीति को छोड़ भी सकते हैं। जैसे आपने कहा कि युद्ध में जब जाएंगे तो नीति छोड़कर ही जाते हैं, और भारतीय संस्कृति में इतना उद्विकास भी हुआ है कि वो आप समझती है कि इस तरीके के जो बारबेरियन जो मटेरियल्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं, उनको कैसे हम हैंडल करें। बिल्कुल, बात आपकी सही है और मैं इस पे थोड़ा कुछ विचार जनरल पीके शर्मा जी का भी लेना चाहूंगा। लेकिन मुझे ये लगता है, ये जो कहा जाता है बार बार की कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हम तो कई जगह से मिटा दिए गए। हम तो मलेशिया में थे, इंडोनेशिया में थे, थाईलैंड में थे, लेकिन आज तो हम सिर्फ भारत तक सीमित रह गए हैं। तो हम कुछ तो सोचना पड़ेगा, ये उदारवादी विचारधारा हमें कहाँ तक लेके जाएगी। लेकिन हम पहले जनरल पीके शर्मा जी का कुछ उनके विचार सुनना चाहेंगे। जी जी सर। डॉक्टर झा, मैं अमित जी से बिल्कुल एग्री करता हूं कि आर्म फोर्सेस का व्यू अगर मैं बोलूं तो प्रोपोर्शनैलिटी और एस्केलेटरी, मतलब उसी प्रोपोर्शन पे जाएंगे जिस प्रोपोर्शन के ऊपर हुआ है, और एस्केलेटरी तुमने इस लेवल पे आए तो हम एक लेवल एस्केलेट कर देंगे। और ये बिल्कुल सही बोला कि ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारा ऑपरेशन सिंदूर का जो एम था, हमने उस एम को जैसे ही अचीव किया, हमने सीज फायर कर दिया। सीज फायर इन द सेंस हम रुक गए, एंड देन द डीजीएमओ पाक केम रनिंग एंड said कि सर सीज फायर कर दीजिए and all that thing. So that policy, as a policy, not only the country, the armed forces are also following that policy. आप कहते हैं कि उदारवादिता से हमको नुकसान हुआ, लेकिन उग्रवादिता से भी कोई फायदा नहीं हो रहा उन देशों को। राइट। जी जी, वेल सेड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। So, after a very insightful first round of discussion, now we are moving to the second round of discussion, in which I have more complex questions for our esteemed panelists. And first, I shall move to General P.K. Sharma, sir. Sir, as we know from your career profile, you not only come from army background, rather from, I can say, army cum law background. And given that,
we would like to know from you, how do international laws and resolutions like UN resolutions relate to the issue of POK? क्योंकि अभी सिंदूर ऑपरेशन में हमने देखा कि भारत को इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से सीज फायर करना पड़ा. So please tell us what kind of laws are involved which are so detrimental in resolving POK issue. Over to you, sir. Dr. Jha, I really don't know if it was the international pressure which we made, we went in for ceasefire. As I just mentioned, we had an aim, and the aim having been achieved, we did not escalate it further. And it was the DGMO who came requested ceasefire. So since we had achieved the aim, we did not. Post the ceasefire also, there were drones and missiles fired. We only reacted to that. We stopped that. We did not go ahead. That has always been our policy. As far as laws are concerned, we had gone to the United Nations for suggesting that at a particular time we may have a plebiscite. But that Charter 47 was never followed. It is only Pakistan which keeps going to United Nations Security Council and raising the bogey of POK and ill treatment of Kashmiris and all. United Nations has always treated this as a disputed area. And they have always said it is a bilateral issue, resolve it among yourselves. See, the UN Charter itself is founded on the principle that all member states are equal, regardless of their size or power. Article 2, right? So it is the responsibility of the members. We are obligated, all members are obligated to settle our international disputes through peaceful manner, without endangering international peace and security. Now, that is the international law. And the only thing that comes is Article 51 of the UN Charter, which allows you to act in self-defense. Now, why did India did surgical strikes earlier? Why did India had to conduct Operation Sindoor? Because we were attacked first. And therefore, the international law, only international law as of now which governs is, to my mind, is Article 51, which, if you permit, I'll just read a few lines. Sure. Nothing in the present chapter shall impair the right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a member of the United Nations. This is an armed attack. You know, all along, this is very unfortunate. I think this is for the first time that tourists were attacked by these so-called terrorists. They have always been attacking the security forces or police and all those sort of things. So it was an attack on the state per se. You are attacking innocent civilians. So, and this you can, in self-defense, you can do this until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Till such time the International Council doesn't come in, you can act in self-defense. And that is what India has always been doing. This is a dispute between two member states. Two member states will have to resolve it, sit across the table, or if there is a war, go for an all-out war and face the consequences. No other international law will govern POK as of now. Nothing. Great. बहुत अच्छा. Well, so I think with that, given the time constraint, I think I'll not spend much time on my reflection. Rather, I shall go to the next question, for which I'll
invite Sri Nagendra Singh Parmar ji, whom I'll request to reflect on the prospect of socio-economic development in POK. In other words, what are the key aspirations and perspectives of the local population on their quality of life and opportunities? Are their aspirations aligned with the core aspirations of normal Pakistani, or are their aspirations aligned with the people of Jammu and Kashmir under Indian administration, or something else? So, what if we go for plebiscite today? Ji sir. जी, जहाँ साहब देखिए, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है वो जबरन कब्जाया हुआ और जबरन हत्याया हुआ हिस्सा है। और इसी के चलते आप ये देखिए कि उनके पास जो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है, अगर हम कश्मीर से और उनके वाले एक हिस्से से हम तुलना करेंगे तो ना केवल सांस्कृतिक रूप से, ना केवल सामाजिक रूप से, बल्कि पारंपरिक रूप से भी हम अपने से ही उन लोगों को जुड़ा हुआ पाते हैं। और पाकिस्तान का व्यवहार और पाकिस्तान का उनके साथ बर्ताव भी लगातार ये दिखाता है कि वो पीओके को, जो उनके पास हथियाया हुआ पीओके है, उनके नागरिकों के साथ वो कैसा दोयम दर्जे का वो व्यवहार करते हैं। जिस देश में हर देश की एक सेना होती है, पाकिस्तान दुनिया का एक इकलौता मुल्क है जहाँ सेना का ही देश है, और सेना के संगीनों के साए पे चलने वाले उस देश में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के हिस्से की हालात ये हैं कि वहाँ मानवाधिकारों का हनन होता है, वहाँ राजनीतिक दमन होता है, वहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है, वहाँ ऐसे कठोर कानून है जिनमें मनमाने ढंग से लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं। ऐसे किसी हिस्से में मैं नहीं जानता कि लोकतंत्र कहा जाता हो जहां, और लोकतंत्र के बाद इस तरह की तानाशाही और बर्बरता चलती हो, तो ऐसे में रहना कौन पसंद करेगा। और वो तो वहाँ के लोग उनसे इंटरेक्ट ही नहीं करते, ना उनकी भाषा, ना उनका रहन सहन, ना उनकी सांस्कृतिक विरासत, ना उनकी सामाजिक विरासत, ना उनकी पारंपरिक विरासत रहते हैं। किसी भी देश के नागरिकों को सबसे पहले वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं चाहिए होती हैं, जिसका नितांत अभाव पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में दिखता है। वहां सिर्फ हिंसा है, अनिश्चितता है, उत्पीड़न है, ना आत्मनिर्णय उनका लिया जाता है, ना उनका आत्मसम्मान। लोगों को इन सब चीजों की जरूरत रहते हुए कभी संभव नहीं है। मेरा ये दृढ़ विश्वास है, मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि वहाँ संभव ही नहीं है। देखिए, पाक ऑक्युपाइड का वो क्षेत्र जिसमें कि अपार संभावनाएं हैं कृषि की, बागवानी की, पर्यटन की, खनिज वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में है, और वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत है, पवन ऊर्जा वगैरह, जैसे मेरे पूर्व वक्ता भी बता रहे थे, डॉक्टर अमित सिंह जी बता रहे थे कि ऐसी संभावनाओं से भरे हुए उस क्षेत्र की हालात पाकिस्तान ने क्यों कर रखी, क्योंकि पाकिस्तान भी उसे जबरन कब्जाया वैसा ही मानता है, वरना इतनी दुर्दशा तो उस हिस्से की नहीं हो सकती। अगर पाकिस्तान के कब्जाए हुए हिस्से की अगर कहीं कुछ बनती है स्थिति, तभी संभव है कि जब पाकिस्तान के चुंगल से वो हिस्सा निकली, तब वो भारत के साथ उसका विलय होगा। भारत सरकार भी इसीलिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना हिस्सा बताती रही है और भारत से अपनी बचाती रही है। तो उनके जीवन के अच्छे जीवन स्तर के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके लिए शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य, सभी चीजों का बुनियादी बंदोबस्त तभी संभव है, और वो आजाद और खुली हवा में तभी सांस ले पाएंगे सही तरीके से जब उनसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बाहर जाए और वो भारत का एक हिस्सा बने। और अगर जनमत संग्रह करवा भी जाए, वो मांग भी करते रहे और कई बार देखते हुए आप रहते हैं, वह विरोध प्रदर्शन भी होते रहे, वो यही दर्शाते हैं कि वो खुद उनके उत्पीड़न से और दमन से तंग आ चुके हैं बुरी तरीके से। तो मुझे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का पाकिस्तान के साथ कुछ भविष्य दिखता नहीं है, और इतने लंबे टाइम हो गया, करीब करीब 80 साल होने को आए, जहाँ हालात बद से बदतर ही रहे हैं। 80 साल का मतलब करीब करीब ये है कि आपकी 3 पीढ़ियां आ चुकी हैं। जब 3 पीढ़ियों के बाद उनकी स्थिति नहीं सुधरी जिस देश में, तो हम क्या संभावना समझे, और सुधरेगी भी नहीं, क्योंकि वो एक तानाशाह देश है लोकतंत्र की आड़ में, और जबरन कब्जाए हुए को उनको गुलामों की तरह व्यवहार करने लगता है उन लोगों के साथ में, तो वो कहाँ उनकी समृद्धि संभव है। वेरी थॉटफुल ऑफ यू सर।
moving further, next I would like to invite Dr. Ajay Sharma ji to reflect on the implications of ceasefire, क्योंकि ये शब्द काफी अब प्रचलन में है। क्या है युद्ध विराम अपने मूल स्वरूप में अजय जी? किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है दो देशों के बीच युद्ध विराम की स्थिति में? जी अजय जी, मुझे लगता है कि इस विषय पे हाँ। जनरल पीके शर्मा साहब भी थोड़ा ऐड करेंगे बाद में, लेकिन पहले मैं जी आपसे जी जानना चाहूंगा। हाँ जी वैसे तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो युद्ध विराम की कुछ खास कंडीशन होती है कि दोनों तरफ से जो है वो गोलाबारी नहीं होगी, जो हम जिसे आम भाषा में शेलिंग कहते हैं। और उसके अंदर ये हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जो आसपास बॉर्डर के आसपास रहने वाले जो सिविलियंस हैं उनकी जान और माल को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। और फिर उसके बाद ये भी उसका एक शर्त रहती है कि दोनों तरफ से जो हैवी आर्टिलरी जो है, जो कि बहुत भारी नुकसान करती है, उसका प्रयोग ना किया जाए। क्योंकि सीज फायर का जो ये मतलब नहीं है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी क्षेत्र से, विशेषकर पाकिस्तान की तरफ से अगर घुसपैठ होती है तो भारतीय सेना हमेशा उसका जवाब देती है। लेकिन जो अब का जो सीज फायर है, जो कि इस ऑपरेशन के बाद, सिंदूर के बाद जो हुआ है, वो भारत ने अब ये पूरी तरह से, एक तरह से उन्होंने ये वन साइडेड निर्णय ले लिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आगे आतंकवादी कार्रवाई अगर होती है तो इसको पूरा युद्ध की घोषणा माना जाएगा। लेकिन सीज फायर का यह है उद्देश्य कि जो आम जन है ना तो उनकी जान जाए, क्योंकि सीज फायर जो अगर नहीं होगा तो जो सामान्य जो है जनजीवन है, जो बॉर्डर के क्षेत्रों में, वहां पर जो है वो जीवन बहुत अधिक कठिन हो जाता है और लोगों को बंकरों के अंदर रहने को मजबूर होना पड़ता है। तो इंटरनेशनल कानून के अनुसार हम दोनों, भारत और पाकिस्तान ने ये सीज फायर जो लिया है, लेकिन भारत ने ये भी कहा है कि दैट इज इन द कंटिन्यू प्रोसेस। ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। दिस इज ए लल, एक बिल्कुल उसको हमने रोका है। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो फिर जो है भारत उसका वो पूरी तरह से अपना जवाब देने के लिए उसके लिए हमेशा तैयार रहेगा। बाकी मेरी यहाँ जनरल पे एक साहब चिंता थी अजय जी, मेरी एक यहाँ पे चिंता थी कि क्या सीज फायर की परिभाषा देश देश के लिए अलग होती है क्या? क्योंकि जैसे कि मतलब सीज फायर जब ये लागू हुआ तो, लेकिन हमने देखा कि 3 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने फिर से गोलाबारी शुरू कर दी थी। तो अब उनके लिए सीज फायर का क्या मतलब होता है, ये आई रियली डोंट नो। मे बी जनरल पीके शर्मा साहब बताएंगे। जी तो उनके लिए सीज फायर का कभी मतलब रहा ही नहीं है। 71 में वॉर खत्म हो गई, उसके बाद आए दिन उल्लंघन होता है बॉर्डर, अक्रॉस द बॉर्डर। ठीक है, टेररिस्ट आना एक टेररिज्म एक्ट है, लेकिन उनकी आर्मी की तरफ से भी फायरिंग होती रहती है। सियाचिन के ऊपर हो गई, पूरे एलओसी के ऊपर हो गई। तो जो एक्चुअल मीनिंग है युद्ध विराम, मतलब खत्म कर दिया, अभी कुछ नहीं। जब महाभारत में अगर शाम को जब बिगुल बज गया तो उसके बाद सारी सेनाएं अपने अपने जगह चली गई, तो और फिर सुबह युद्ध होगा। तो यहाँ पर भी मतलब तो वही है, लेकिन एक पार्टी उसको मान लेती है, दूसरी पार्टी उसको नहीं मानती है। सीज फायर तो है, चल रहा है सीज फायर, और आपने बिल्कुल सही बोला कि सीज फायर होने के इमीडिएटली बाद फिर उल्लंघन हो गया, फिर फायरिंग हो गई। तो इस बार गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी रोक दिया गया है, एंड एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज ए एक्ट ऑफ वॉर, और हम फिर ये सीज फायर वगैरह सब खत्म कर देंगे। और सीज फायर के अंदर खाली बड़े वेपन्स की फायर ही नहीं, इवन 1 सिंगल राउंड ऑफ बुलेट फायर्ड इज वायलेशन ऑफ सीज फायर। अदरवाइज सीज फायर का मतलब तो है कि अभी थम जाइए, बिल्कुल कुछ मत करिए। लेकिन पाकिस्तान की वो उसके दिमाग में ये नहीं है। आप ये मान के चलिए कि जब भी पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज होंगे, और वो होते रहेंगे, बिकॉज आर्मी वांट्स always army has been wanting to have supremacy over the political regime. They have never allowed the political regime to function properly.
तो वो ये सब हरकतें करता है. He has to divert the mind of its population, which is suffering tremendously, economically, education, medical, everything it is suffering from. And the previous panelist have very rightly brought out कि इंडिया वही इंडिया है, वही पाकिस्तान है, और हम कहाँ पहुंच गए, वो क्यों? वो इन्हीं हरकतों की वजह से कि वो सीज फायर का मतलब ही नहीं समझता है. Right. Well, so next, because we have only 10 to 15 minutes left, so we shall try to summarize quickly. And I would like to understand, जैसे कि अभी हमने सीज फायर को समझा, तो एक और कॉमन टर्म जो कि काफी प्रचलन में है वो है जियो पॉलिटिक्स. सो हियर वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम डॉक्टर अमित सिंह अ वेरी बेसिक नोशन ऑफ जियो पॉलिटिक्स. क्या होता है जियो पॉलिटिक्स, क्या मायने हैं जियो पॉलिटिक्स के, एंड वी ऑल्सो वांट यू टू रिफ्लेक्ट ऑन डिफरिंग geopolitical interests which often complicate a unified international resolution in the interest of local population of POK. जी सर. जी हाँ सर. जियो पॉलिटिक्स दो टर्म्स हैं, इसमें दो शब्दों के मिलने से बना है. हम सब लोग अपनी सामान्य प्रज्ञा से समझ सकते हैं इसे. भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स मतलब ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं, जो हमारी लोकेशन है, जो हमारा क्लाइमेट है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है हमारा, उसका हमारी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी और इन सब चीजों पर क्या असर होता है. इसके कुछ बड़े अच्छे सिद्धांतकार भी हुए हैं. अल्फ्रेड शायर महान, जिन्होंने नेवल सुप्रीमेसी की बात की. मैकाइंडर एक बड़े फेमस जियोपॉलिटिक्स को लेकर इनकी अपनी एक विशेषज्ञता रही. इन्होंने हार्टलैंड थ्योरी दी, टेरिटोरियल थ्योरी दी. इन्होंने कहा कि जो जर्मनी और सर्बिया के बीच का जो एरिया, जो उसे कंट्रोल करेगा, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर पाएगा. और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वर्ल्ड वॉर भी हो गया. तो ये शब्द धीरे धीरे अपने आप में इसकी एक उपयोगिता समझी जाने लगी. तो जहां तक जियो पॉलिटिक्स का मतलब है, जैसे मान लीजिए यूएसए है, उसकी क्या ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, वो चारों तरफ से सी से सुरक्षित है, तो वो किस तरह से सोचेगा. लैंडलॉक्ड कंट्री किस तरह से उसकी ओरिएंटेशन होगा, या कहाँ साउथ ईस्ट में है, इक्वेटर के पास है. तो ये सारी जो उसकी पोजीशनिंग है ज्योग्राफिकली, उसको लेकर उसके क्या पर्सपेक्टिव बनेंगे फॉरेन पॉलिसी को लेकर, ऐसा समझा जाए. जी सर. दूसरा जो आपका इसका जुड़ा हुआ इसका प्रश्न है कि क्या जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जो 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 competing geopolitical interest, how they are infringing the resolution which could bring peace. मैं इसका एक पैरेलल डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ. ब्रिटेन की एक पॉलिसी रही है शुरू से कि वो कुछ ऐसे एरियाज को बनाए रखे विच कुड बी पॉसिबल डिस्टर्बेंस या डिस्टर्बिंग एरियाज, जो उन्होंने ऑटोमन एम्पायर में करा. वर्ल्ड वॉर से पहले ऑटोमन एम्पायर को उन्होंने एक बफर स्टेट की तरह पहले बनाया, रशिया के एक्सपेंशन को रोकने के लिए, इस्लामिक बफर जोन की तरह, जैसे कि रशिया जो है वॉर वाटर जोन तक ना आ पाए, या उसका जो है एक्सपेंशन जो है उनकी बाकी एम्पायर को लेकर खतरा ना पैदा करे. बाद में उन्होंने ऑटोमन्स को सैक्रिफाइस कर दिया. जब उन्हें लगा कि जर्मनी को कंपटीशन उन्हें मिल रहा है, जर्मनी को उन्हें कंटेन करना है, तो उन्होंने दे सैक्रिफाइस ऑटोमन. उसके बाद तमाम नेशनलिज्म वहां पे प्रमोट हो गया और तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई. तो इंडिया में भी वो ये चाहते थे कि इंडिया में भी एक वीक सेंटर रहे, इसीलिए उन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करी, ग्रुपिंग्स की बात करी कि जो प्रांत चाहे वो ग्रुप हो जाएं सांप्रदायिक आधार पर. फिर उसके बाद उन्होंने आगे बढ़कर जब ये देखा कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया हमारे नॉर्थ वेस्ट तक जाकर जुड़ता है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स फॉर्म करता है, उसको रशिया के एक्सपेंशनिस्ट सिस्टम से बचाए रखने के लिए अपने इस टेरिटोरियल इंटरेस्ट को उन्होंने इसमें भी दखलंदाजी करी. और जो है गिलगिट स्काउट्स वगैरह, इन सब का डेवलपमेंट और तमाम ये सारी चीजें मेजर जनरल साहब सब जानते ही हैं कि किस तरह से उन्होंने वहां पर इंस्टिगेट करा और सारा प्लॉटिंग करी. और उन्होंने इसलिए ही
और पीओके उनके लिए बहुत इंटरेस्ट एरिया था कि कैसे इसको हम जो है अपने पंजाब वाले एरिया से अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करें। तो ये जो इनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, उसकी वजह से इन्होंने शांति ना होने देने के लिए सारे प्रयास करे, वॉट एवर दे कुड हैव। तो आप इसे कितना सही समझते हैं, ये जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट या इन्फ्लुएंस, मतलब जो पीओके के इंटरेस्ट में कितना सही है, इस पे आप क्या कहेंगे? सर जियो पॉलिटिकल अब ये एक रियलिटी है, ये एक रियलिटी है। जब इसको हम सही तो है ही नहीं, इससे जो अंतिम व्यक्ति है, जो पाक अधिकृत कश्मीर का व्यक्ति है, और कश्मीर की जो समस्याएं हैं, ये इन्हीं सारी जो 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 जियो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग है, उसकी वजह से उसका खामियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। और उन्होंने जिस तरह से ऑटोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट करा, वैसे ही भारत के संघ को डिसइंटीग्रेट करने के लिए जिन्ना को प्रमोट करना, और ये सारी जो चीजें हैं, जो ये कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स के एक नेगेटिव इम्प्रिंट हैं, जो कि हम लोग आज तक उसको वेरी नाइस एक्सपीरियंस करें। जी सर। राइट राइट So with that, we are moving to the final round of our discussion, in which we will have one common question for all, and the question is, looking forward or looking ahead and considering the historical context, current geopolitical landscape, and considering the interests of all the stakeholders involved, including the local population, what are some realistic or the most viable long-term solutions or approaches that could address the complex issue of POK? Should the focus be on political autonomy, integration with either India or Pakistan, or an entirely different framework? So what different scenarios could unfold in the present scenario? मैं चाहूंगा इस पे सब लोग बिल्कुल कम से कम शब्दों में, मतलब maybe I can give 1 minute each, to all the esteemed panelists. So I'll start with Major General P.K. Sharma, sir. Yes, sir. डॉक्टर झा, नियर फ्यूचर में तो ये डिस्टर्बेंसेस चलते दिख रहे हैं। इस ऑपरेशन के बाद, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, देयर विल सर्टनली सम चेंजेस विल कम अप। पाकिस्तान इज a disturbed state, a rogue state. मुझको डिसइंटीग्रेशन लगता है उसका सॉल्यूशन, क्योंकि I said earlier also, war means all out war, and all out war with a rogue nation has its implications, nuclear implications. Though we have snubbed the nuclear threat given by Pakistan this time, but you never know. You see, Munir has now become the field marshal. He's going to stay there. The chief of air staff will continue there despite these failures. So, and there are certain countries which have interest in Pakistan who will keep promoting certain things for their interest. As very rightly brought out by Amitji, dumping by the Britishers, Pakistan will be dumped ultimately, but after they have milked the interest of the other countries involved. Oh, well, next I shall move to Nagendra Singh ji. जी सर, आपका वक्तव्य हम जानना चाहेंगे। देखिए झा साहब, मुझे भी लगता है कि अभी जो भविष्य है, विशेषकर अगला कुछ समय है, वो बड़ा ही संवेदनशील समय है और बड़ा ही ध्यान रखने का इसमें समय मानता हूँ। क्योंकि देखिए स्थिति क्या है कि पाकिस्तान वो राष्ट्र है, पाकिस्तान वो देश है जहां इस्लाम का कट्टरपंथ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पे हावी है। दिक्कत सबसे बड़ी ये है। और एक बर्बाद होता हुआ मुल्क है वो। एक बर्बाद होते हुए मुल्क के साथ दिक्कत ये है कि अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए या अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट के लिए या अपने अलग अलग इंटरेस्ट के लिए और कुछ देशों का जिस तरीके से वो सहारा ले रहा है, जिस तरह के देश उसके साथ आए हुए हैं, विशेषकर जैसे चीन की हम बात करें
जैसे चीन पाक कॉरिडोर बन रहा है वहां करने के लिए, कि वो मध्य एशिया में अपनी एंट्री चाहता है इस तरह करने के लिए, इस तरह को देखते हुए एक ये डिस्टरबेंस बना रहने की संभावना है इसमें करने के लिए। और इस संभावना में अलग अलग देशों की धुरी अलग अलग तरीके से है। हर व्यक्ति, हर एक देश के अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट है, वो उस हिसाब से उसे देखता है और झांकता है और चुनता है या करने के लिए। उसमें देखना ये है, क्योंकि मैं मानता हूँ इन्हीं सब, आपने जो सवाल किया इसी को देखते हुए मुझे लगता है कि इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो कहा कि आतंकी हमले को हम वार ऑफ एक्ट मानेंगे, एक्ट वार मानेंगे, तो ये उसी चीज को लेके हुए, क्योंकि भारत सरकार और भारत का शासन भी जानता है कि संभावनाएं क्या है आगे, होने क्या जा रहा है, जोखिम क्या है आगे। तो उसको देखते हुए तो कि भविष्य में झांकना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन भविष्य इसमें कोई शक नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सो अब अजय जी, आपको क्या भविष्य में क्या आसार दिख रहे हैं? जी हाँ, मुझे 2-3 जो चीजें जो दिखती हैं, हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि भविष्य में क्या होगा, क्योंकि चाइना जो फैक्टर है वो जो है पीओके में काफी एक बहुत बड़ा फैक्टर सामने आया है, क्योंकि उसका लगभग अभी तक 60 बिलियन जो डॉलर का जो है इन्वेस्टमेंट वहां पर हो चुका है। तो भारत कोई बहुत लंबे युद्ध में उलझना नहीं चाहेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अभी 7 ग्रुप बनाए हैं भारत सरकार ने, जो कि जाकर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, कि पाकिस्तान की और चाइना की जो एक गठजोड़ है, वो उसको वो सामने पेश करेंगे। तो ये डिप्लोमेटिकली भी भारत सरकार इसको पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि लंबे युद्ध में जाने का भारत के संसाधनों का, रिसोर्सेस का वो काफी लॉस होने की संभावना है। तो भारत वो चांस नहीं लेना चाहेगा। और तीसरी जो संभावना है कि भारत वेट एंड वॉच करे और ये देखे कि जो इंटरनल जो अनरेस्ट है पाकिस्तान में, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी चल रहा है, और इधर सिंध में भी आवाजें उठ रही हैं, और उधर उनको टीटीपी जो तालिबान है लोकल, वो भी उनको अटैक कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इस व्यापक ऐतिहासिक जानकारी के लिए। वेल, सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर अमित सिंह टू फॉरवर्ड हिज रिफ्लेक्शन। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या देखते हैं वे? जी डॉक्टर साहब, जैसा हम लोगों ने पहले बात की कि पाकिस्तान का निर्माण ही अपने आप में एक आर्टिफिशियल सर्जरी है, तो ये बहुत दिनों तलछट पर पड़ा रह नहीं सकता। ये कोस्टल एरिया में हमेशा पड़ा नहीं रहेगा, ये मुख्य धारा में आएगा ही आएगा। दूसरा, मैं ये देखता हूँ कि जैसा हम देखेंगे, जब से पाकिस्तान के विभाजन, मतलब भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान बनने के बाद, कश्मीर भी निरंतरता के साथ हमारे साथ और ज्यादा मजबूती से जुड़ा है। तो जो इतिहास है, उसकी जो पश्चिगामी दृष्टि है, जो उसकी हाइंडसाइट है, उसको जो पीछे देखने वाली दृष्टि है, वो ये बताती है हमें कि ये हमारे से और ज्यादा क्लोजली एसोसिएट होने के लिए बढ़ रहा है। सैद्धांतिक रूप से तो वो हमारा है ही, व्यवहारिक रूप से जो अड़चने हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। और उसके बाद हमने देखा कि हमने 370 जो कि एक बड़ा अजीब सा उसमें एक पैबंद था, उसको हटा दिया हमने, और अब और मुख्य धारा की तरफ ये बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो हमने पहले कहा कि जिस तरह से भारत की अपॉर्चुनिटीज हैं, और भारत जिस तरह से आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है, और जैसे ऑपरेशन सिंदूर की तरह के तौर पर उन्होंने दिखाया, तो मुझे लगता है कि जो भी भू राजनीति की स्थितियां बनेंगी, पर लेटर और सूनर, समय के साथ ग्रेजुअली वो भारत में पूरी तरह से समाहित हो जाएगा। समय ही का प्रश्न रह गया है, टाइम इज द ओनली कांस्टेंट, बट इसको होना है अल्टीमेटली। और इसका जो भविष्य है, और इसका वर्तमान सैद्धांतिक स्तर पर या भविष्य, भारतीय जो स्टेट है, इंडियन जो स्टेट है, भारत का जो राष्ट्र है, उसी के साथ ही निहित है, मेरा समझ। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और समय की मर्यादा को देखते हुए इस ज्ञानवर्धक सत्र की समाप्ति की ओर हम अग्रसर होते हैं, और आज के एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स की बातों से निकले कुछ मुख्य अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए हम आज की वार्ता को समाप्त करेंगे। यहां मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि पीओ के सभी आधिकारिक दस्तावेजों में भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, और इसलिए पीओके को लेकर अभी बहुत माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है।
पीओके अपने आप में एक अलग ही समस्या है, जहां उसकी भौगोलिक बनावट, जिसमें काफी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, उस पर कब्जा करके नियंत्रण बनाए रखना बहुत ही कठिन होता है। इन अदर वर्ड्स, पूरे कश्मीर में भारत की ओर से बहुत सीमित पहुंच है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से बेहतर पहुंच है। यही कारण है कि हम पहले युद्ध के दौरान इसका पूरा नियंत्रण नहीं ले पाए और इस तरह पीओके का गठन हुआ। भारत के लिए एक दूसरी समस्या है पीओके वासियों की मानसिकता से जुड़ना, क्योंकि जैसा हम सभी को ज्ञात है कि पीओके में भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक भावनाएं प्रमुख हैं। इसलिए अगर हम इस पर कब्जा कर भी लें मौजूदा हालात में, तो भी हम वहां के स्थानीय निवासियों का शायद हृदय परिवर्तन मौजूदा हालात में शायद नहीं कर पाए। और आज की तारीख में यदि हम ऐसा करते हैं तो वहां के स्थानीय निवासी भारत के लिए एक बड़ा सुरक्षा जोखिम बने रहेंगे। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय दबाव, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पीओके की यथास्थिति को तोड़ना भारत मुनासिब नहीं समझता है। चूंकि भारत आज एक जिम्मेदार शक्ति की छवि बना रहा है, इसलिए भारत पीओके का हल शक्ति से नहीं बल्कि कूटनीति से ही चाहेगा। बहरहाल उम्मीदें कायम रहेगी कि बिना हिंसा के पीओके के स्थानीय निवासियों को सही गलत का आत्मबोध हो और अपने आप को भारतीय परंपरा से जुड़ते हुए भारत को अपनी आने वाली पीढ़ी के खातिर दिल से अपना ले, ताकि वे एक बेहतर कल के सपनों को साकार कर सके। क्योंकि जैसा जनरल पीके शर्मा ने कहा कि उदारवादिता बेहतर है उग्रवादिता से। और अंत में हम अपने अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति तथा उनके द्वारा समाज और राष्ट्र में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने उनके लिए राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा की है, और वे इस प्रकार हैं। LXP Award of Iconic Indian Army is proudly presented to Major General P.K. Sharma for his exemplary service to Indian Army and Indian Academia on 24th May 2025. LXP Award of Iconic Social Worker is proudly presented to Shri Nagendra S. Parmar for his exemplary contributions and service to society and mankind on 24th May 2025. LXP Award of Iconic Historian is proudly presented to Dr. Ajay Kumar Sharma for his exemplary contributions to Indian Academia on 24th May 2025. LXP Award of Iconic Historian is proudly presented to Dr. Amit Kumar Singh for his exemplary contributions to Indian Academia on 24th May 2025. So my special thanks to all the awardees on their achievements, and my thanks to all my intellectual viewers for supporting Life Express. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। Till then, enjoy your time meaningfully, और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।